अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द प्रीवियस टू लेक्चर्स व्हाट इलास्टिक कोलिजन इज एंड यू शुड रिमेंबर दिस। What elastic collision is, I will recap you a little bit. Elastic collision means the collision in which kinetic energy remains conserved. Kinetic energy जो होगी ये कंजर्व रहेगी. That means kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. There is no loss in kinetic energy. ठीक. तो अब हमें पढ़ना है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. हम एक एग्जांपल लेंगे. सपोज टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी are moving in the same direction. When the two bodies are moving in the same direction, then what would be the main reason so that the two bodies collide? If the two bodies are moving in the same direction, then the two bodies will only and only collide if the two bodies are moving with different velocity. If the two bodies are moving with different velocity, then the two bodies may collide. But there is some other factor. If body A is moving, if body B is in front of body A, if body B is moving in front of body A, and body A is moving behind body B, then the two bodies will only collide when the velocity of B, which is behind the velocity of body A, which is behind B, should be greater than velocity of B. That means जो velocity होगी A की, ये क्या है? ये behind है किसके? ये पीछे है किसके? A के. और B क्या है? ये आगे है किससे? A से. तो जो पीछे है अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी किससे? B से. और B चल रहा होगा slowly than A, then the two bodies will collide. ये कोलाइड करेगा और उसके बाद आफ्टर कोलिजन दे विल मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज. ठीक. पहले ये चल रहे थे इसी डायरेक्शन में, उसके बाद इनमें कोलिजन आया, कोलिजन हुआ. जब कोलिजन हुआ तो फिर ये चलेंगे फिर से इसी डायरेक्शन में, मगर भी डिफरेंट वेलोसिटीज डिफरेंट होगी. उस टाइम वेलोसिटीज डिफरेंट होगी. क्यों? क्योंकि इन्होंने यहां पर फोर्सेस अप्लाई किए एक दूसरे के ऊपर. During collision, when collision occurs, they exert forces on each other, and after that they will move with different velocities because of collision. Now we will see that what happens before collision and what happens after collision. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कोलिजन में कौन से लॉज कंजर्व रहते हैं. सबसे पहले हमने बोला था इसमें क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये रहता है, इसमें अप्लाई होता है, कंजर्व रहता है. जो मोमेंटम पहले होगा कोलिजन से पहले, वही मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद ही. कोलिजन
दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इलास्टिक कोलिजन में क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो पहले हम देखेंगे अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बिफोर कोलिजन और रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, सपोज दिस बॉडी इज मूविंग, द बॉडी ए, जो ए है ये चल रही है u1 से वेलोसिटी के साथ और b चल रही है u2 वेलोसिटी के साथ। तो u1 ज्यादा होगी किससे, u2 से, तभी ये कोलाइड करेगा। ठीक, उसके बाद कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो a है ये a है तो ये b है। कोलिजन के बाद जो a है ये मूव करेगा विद v1 और ये मूव करेगा विद v2। ठीक, नाउ अब हम देखेंगे जो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी है। हमें क्या देखना है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, लेकिन पहले कौन आएगा, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, u1, u1 ज्यादा है किससे, u2 से, इसलिए यहां आएगा u1 माइनस u2। ठीक, तो इसके बाद देखेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या होगा। देखिए यहां पर ये चल रहे हैं, तो हमने कहा कोलिजन तभी होगा जब a की वेलोसिटी ज्यादा होगी, जब u1 ज्यादा होगी किससे, u2 से। अब ये कोलिजन तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। अगर इनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, अगर v1 होगी v2 के साथ, तो फिर ये ऐसे ही चलेंगे ना, लेकिन ये फिर से अलग अलग हो रहे हैं। इसका मतलब है पहले ये एक साथ थे, उसके बाद फिर से अलग अलग हो रहे हैं, और a पीछे है, b इससे आगे है। इसका मतलब जो b है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इससे आगे निकल गया, क्योंकि b a से आगे निकल गया। इसका मतलब ये है कि b की वेलोसिटी ज्यादा होगी आफ्टर कोलिजन। जो v2 है, v2 ज्यादा होगी किससे, v1 से। आया आपको समझ क्यों। तो यहां पर कंसेप्ट रखना है, याद रखना है कि क्या, कि ये कोलिजन तभी करेंगे जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये इसके साथ टकराएगा। जब ये टकराया तो उसके बाद जो आगे निकल गया उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक, तो फिर हम देखेंगे, फिर जब v2 ज्यादा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगा, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वो होगा v2 माइनस v1। देखो कुछ भी रट्टा याद नहीं रखना है, सीधे दिखा रहा है हमें, तो माइंड में खुद आना चाहिए कि अगर ये चल रहे हैं दोनों, तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा हम लेंगे तो ये तो फिर ज्यादा आगे निकलेगा, फिर कोलिजन नहीं होगा। अगर एक ही वेलोसिटी के साथ चलेंगे तो फिर तो कोलिजन होगा ही नहीं, इसमें ये गैप रहेगी हमेशा। तो इसका मतलब a की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी कोलिजन होगा। जब कोलिजन हुआ उसके बाद ये वाला निकला आगे और ये रह गया पीछे, इसका मतलब b की वेलोसिटी ज्यादा है।
ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे, हमें निकला अब रिलेटिव वेलोसिटी किसका, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। अब जब लीनियर मोमेंटम हम देखेंगे, हमने क्या कहा था, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब हम देखेंगे लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा, इन दोनों का अलग अलग लेंगे हम मोमेंटम। m1 हम सपोज करेंगे कि जो ये वाला है इसका मास हम लेंगे m1, इसका m2। इसी तरह से मास तो सेम रहेगा ना, तो इसका m1, इसका m2। ठीक, दैट मीन्स ए का है m1, बी का है m2। तो ये निकला लीनियर मोमेंटम m1 u1, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, प्लस m2 u2। ठीक, अब हम लेंगे लीनियर, मैं शॉर्ट में लिखूंगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन वो क्या होगा, वो होगा मास तो रहेगा ऐसे ही, लेकिन मोमेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुई। फिर क्या वेलोसिटी रहेगी वहां पर, ए की वेलोसिटी है v1, बी की वेलोसिटी है v2। दैट मीन्स हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बोलता है, हमें बोलता है कि जो जितनी मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले होगी उतनी ही लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद होगी। दैट मीन जितना हम कोलिजन के बाद देखेंगे लीनियर मोमेंटम, उतना ही कोलिजन से पहले भी होगा। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, शॉर्ट में लिखा मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, m1 u1 m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 v2 u2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होगा, जितना मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा उतना ही लीनियर मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा। ठीक, तो इसके बाद ये रखेंगे हम करेंगे u1 और v1, दैट मीन्स m1 और m1 एक ही साइड में लाएंगे, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस m2 v2। ये लाया हमने यहां पर तो ये बन गया माइनस, तो ये लिया हमने यहां पर तो ये बन गया माइनस। अब क्या करेंगे, m1 हम कॉमन निकालेंगे, m1 हम कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा v1 माइनस m1 निकल गया, बच गया u1। आसान है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सेम को रखा एक ही साइड में। उसके बाद क्या किया, इसका निकाला m1 कॉमन, अंदर क्या बच गया v1 माइनस रहा ऐसे ही और बच गया u1 इज इक्वल टू m2 निकाला कॉमन, अंदर क्या बच गया u2 माइनस v2। u2 माइनस
V2। तो निकल गया ये। तो हाँ, अब हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बोलेंगे, एक तो हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें और क्या होता है, इसमें रहता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी काइनेटिक एनर्जी पहले होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन काइनेटिक एनर्जी क्या बोलता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बाद में होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी पहले भी होगी, सेम रहेगी। तो हम बोलेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये क्या है, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये वही है। ये है ए बॉडी का जिसका मास m1 है और वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 है, और ये है बी बॉडी का जिसका मास m2 है और वेलोसिटी v2 है आफ्टर कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर। तो हमने वही वैल्यू दिया, इज इक्वल टू कितनी होगी बराबर, जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। जब ये हमें निकला तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमें थोड़ा सा रेअरेंज करना है। कैसे, हम देखेंगे m1 और m1 का लाएंगे एक ही साइड। तो हम बोलेंगे यहां पर 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, 1/2 m2 u2 स्क्वायर, और यहां से आएगा ये वाला माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये v2 स्क्वायर है, आ गया। तो अब हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे m1 हम निकालेंगे कॉमन, 1/2 m1 हमने कॉमन निकाला। ठीक, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 हमने कॉमन निकाला। तो अंदर क्या बचा, u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बचा ना, यही। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे अब नेक्स्ट पेज पे, ये हमें निकला तो इसका नाम हम लिखेंगे सेकंड। वो क्या था पहले, फर्स्ट। अब जो फर्स्ट है और ये है, इसको हम आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, दैट मीन्स जो m1
इंटू V1 माइनस U1 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, इज इक्वल टू M2 इंटू U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको हमें डिवाइड करना है। इक्वेशन फर्स्ट वो क्या है, डिवाइड बाय M1 इंटू V1 माइनस U1, और इसको भी डिवाइड करना है क्या, M2 इंटू U2 माइनस V2। आया आपको समझ? हमने किया, जो हमें निकली थी इक्वेशन लीनियर मोमेंटम से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, वो हमने इसको डिवाइड की, तो इसके बाद M1 और M1 कैंसिल हो जाएगा, M2 और M2 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे, तो ये कैंसिल हुआ। अब आपको इक्वेशन याद होगी, A1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B इंटू A प्लस B। ठीक, तो शाबाश, वही हमें करना है। हमें क्या करना है, A के बदले क्या है V1 स्क्वायर, B के बदले क्या है V1 स्क्वायर और U1 स्क्वायर। तो हम लेंगे V1 माइनस U1 इंटू V1 प्लस U1। आया, डिवाइड बाय अपना ही कौन सा, V1 माइनस U1 इज इक्वल टू, यहां पर भी वही इक्वेशन हमने की, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हुआ, A माइनस B इंटू A प्लस B। तो ये निकलेगा U2 माइनस V2 इंटू U2 प्लस V2 डिवाइड बाय आया अपना ही U2 माइनस V2। तो जो V1 माइनस U1 है और नीचे भी V1 माइनस U1 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, और यहां पर ये और ये कैंसिल। तो वहां पर क्या बचा, हमें बचा V1 प्लस U1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। आया आपको समझ? V1 प्लस U1 इज इक्वल टू U2 प्लस V2। अब क्या करेंगे हम, और V1 माइनस U1, V1 माइनस, ये तारेंगे इधर, V2 लाएंगे हम इधर, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। तो ये क्या निकला हमें, ये हमें निकला रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमने क्या लिया था, हमने यहां पर लिया था हमने यहां पर लिया था U1 का ज्यादा, U1 हमने ज्यादा लिया था, तो हमने लिया था U1 की वेलोसिटी ज्यादा है, U2 की वेलोसिटी कम है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए वो देखने के लिए हम माइनस निकालेंगे कॉमन। जब हम माइनस निकालेंगे कॉमन तो ये बनेगा V2 माइनस V1। क्यों, जब माइनस निकालेंगे कॉमन ये बनेगा प्लस और ये बनेगा माइनस। जब ये बन गया माइनस तो ये बन गया प्लस, तो हमने पहले लाया प्लस वाला V2 माइनस बन गया V1 इज इक्वल टू माइनस, यहां पर कॉमन निकाला, ये बन गया U1 माइनस U2। क्या दिखाने के लिए, क्योंकि हमने वहां पर लिया था, क्या लिया था कि U1 ही पहले है, तो वही निकालने के लिए हमने माइनस लिया कॉमन, तो माइनस माइनस कैंसल, तो हमने V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि हम वहां पर अगर लेते कि फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम लेंगे यहां पर A और यहां पर B,
u1 और u2, तो u1 की वेलोसिटी ज्यादा है तो हमें निकला वो भी, हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला तो निकल गया वो भी। या हमने लिया होगा यहाँ पर u2 का ही वैल्यू पहले और u1 का इधर, फॉर एग्जांपल हमने लिया होगा a इधर और b इधर, तो उससे फर्क मत आनी चाहिए कुछ। दैट मीन चाहे हम वैसे लेंगे, a यहां पर लेंगे और b यहां पर, या b यहां पर a यहां पर, तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया था, u1 ज्यादा है तो निकल गया। अगर अब हम लेंगे u2 पहले और u1 इधर, या हम लेंगे b इधर और a इधर, उसका मतलब u2 होगा ज्यादा, u1 होगा कम, तो वो भी निकला इधर से, अब हमने माइनस लिया कॉमन तो ये बन गया वो वाला। तो हम वैसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। अब जब हमें निकला, ये क्या निकला हमें, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, बराबर निकला ना वही। देखिए हमें क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी बिफोर कोलिजन, u1 माइनस u2, और यहां क्या निकला, u1 माइनस u2, और यहां पर क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1, तो यहां पर क्या है, v2 माइनस v1। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। या हम ऐसे देखेंगे, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 1। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो हमने कल पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई relative velocity of approach before collision, relative velocity of separation after collision divided by relative velocity of approach before collision is equal to 1। मगर ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस ऑफ ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब वो हमें वहां पर लिया था, हमने क्या लिया था, वो हमने लिया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का वैल्यू जो होता है E, कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस, तो ये होता है बराबर E के। हमने लिया था कि जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा उसमें E होता है बराबर 1 के, E होता है बराबर 1 के। दैट E क्या है, E है ये रेशियो ऑफ v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2, या हम बोलेंगे रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। जो इनका रेशियो होता है वो होता है बराबर E के। E क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेजोनेंस, और हमने लिया था ये होता है बराबर 1 के, और आज हमने दिखाया कि सच में ये बराबर निकला हमें 1 के। हमने क्या किया, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लिया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ली, इन दोनों से हमें निकाला कि इसका वैल्यू सच में 1 है। ठीक, अब हमें निकालना है इसके बाद डिफरेंट वैल्यूज v1 v2 के, लेकिन इस टाइम तो नहीं होगा, अब वो होगा अगले लेक्चर में। तो इसलिए इस टाइम इतना ही। खुदा हाफिज।